के बारे में आपको बताया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो निरक्ष रेखा। निरक्ष रेखा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम अक्षीय रेखा कहते हैं। उस अक्षीय रेखा के लंबवत और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है, उसके जो केंद्र है, उससे गुजरने वाली जो रेखा है उसे हम क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा क्या है? अक्षीय रेखा के लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो उस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा, इसको समझिए। मान लेते हैं ये आपका एक विद्युत द्विध्रुव, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं मैं। ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश है ये, और ये आपका +q आवेश। -q आवेश मान लेते हैं A बिंदु पर है और +q आवेश मान लेते हैं B बिंदु पर। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा हो गई। ये इनका केंद्र हो गया, इसको नोट कर लेते हैं O से। और दोनों की जो दूरी होती है आवेशों की, उस दूरी को डिनोट करते हैं हम 2l से। ठीक है। अब निरक्षीय रेखा क्या होगी? ये आपकी ए बी अक्षीय रेखा हो गई। तो निरक्षीय रेखा O से गुजरने वाली है और अक्षीय रेखा के लंबवत है। तो ये आपकी निरक्षीय रेखा हो गई। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के कारण। इस बिंदु पर मुझे करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिंदु P पर इन दोनों आवेशों के कारण क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो पहले सबसे पहले इन दोनों को मिला देते हैं, एपी रेखा को और बीपी रेखा को। तो एपी रेखा को मिला दीजिए, ऐसे ही बीपी रेखा को मिला दीजिए। हम मान लेते हैं कि PAO ये कोण है आपके पास थीटा। चूंकि O से A और B दोनों समान दूरी पर है, इसलिए कोण भी कैसा होगा? समान होगा। ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी आपका थीटा होगा। अब A पर कौन सा आवेश है? -q आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा PA दिशा में, अंदर की ओर होता है हमेशा माइनस आवेश के कारण। तो इसको डिनोट कर लेते हैं E वेक्टर E1। ऐसे ही यहां पर +q आवेश है B बिंदु पर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव किधर की ओर होता है? बाहर की ओर, मतलब BP दिशा में। तो बाहर की ओर आपने क्या बना लिया? +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना लिया। इसको नोट कर लेते हैं हम E2 वेक्टर। अब सबसे पहले E1 और E2 का मान निकालना है अपने को। E1 और E2 का मान कैसे निकालेंगे? तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको। तो E1 वेक्टर मॉडुलस, परिमाण निकालेंगे केवल यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दूरी का वर्ग। अब दूरी तो मेरे पास क्या है? AP निकालना है। तो आपको यहां पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है APO, जिसमें AO क्या होगा? L, और PO आपको पता है R। तो ये कर्ण निकाल सकते हो आप। ये हो जाएगा आपका √r² प्लस L²। इसी प्रकार सेम बीपी भी सेम होगा, √r² प्लस L²। दूरी निकल गई तो अपने को क्या करना है? Q अपॉन r² फॉर्मूला होता है, तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर करेंगे तो √ कैंसिल हो जाएगा, r² प्लस L²। ये परिमाण आ गया। दिशा आपको किस दिशा में दिख रही है? PA दिशा में। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं PA दिशा में। इसी प्रकार हम कौन से आवेश के कारण निकालेंगे? दूसरा आवेश है आपका +q आवेश के कारण।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, E2 वेक्टर मॉडुलस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी वही सेम है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दिशा आपकी निकल रही है किस दिशा में है, बीपी दिशा में, तो यहां लिख देंगे बीपी दिशा। तो ये आपके परिमाण निकल के आ गया। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है कि E1 वेक्टर का और E2 वेक्टर का परिमाण समान है, लेकिन दिशाएं कैसी अलग अलग हैं। तो जब दिशाएं अलग अलग होती हैं तो हम क्या करेंगे, इनको घटक वियोजन करते हैं। इनका घटक वियोजन करेंगे तो आपको दो घटक प्राप्त होंगे, एक तो cos थीटा वाला घटक होगा और एक sin थीटा वाला घटक होगा। तो देखिए कैसे करना है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर का परिमाण तो समान है, परंतु दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अतः E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर का घटक वियोजन करने पर अब इसका घटक वियोजन करेंगे तो देखिए बेटा, सबसे पहले E1 का घटक वियोजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, AP के समांतर B से गुजरने वाली रेखा बनाएंगे। तो ये वाली आपकी रेखा हो गई। अब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है। अब मैं आपको 11th में बताया था कोण के साथ वाला घटक हमेशा कॉस होता है और इसके लंबवत रेखा कौन सी होगी, आपकी साइन वाली। तो यहां पर E1 का क्या बनेगा, इसका होगा E1 cos थीटा और इसकी लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी, OP। तो ये आपका हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार से मैं E2 का घटक वियोजन करूंगा, ये कोण आपका थीटा है तो ये वाला भी आपका क्या होगा, थीटा कोण होगा। तो इसको स्पष्टली लिख देता हूं यहां पर, E1 cos थीटा, ये आपका cos, ये थीटा कोण हो गया। तो E2 का घटक वियोजन करेंगे तो आपके पास आएगा E2 cos थीटा और इसके लंबवत रेखा हो जाएगी ये वाली, ये वाला घटक आपके पास आएगा E2 sin थीटा। तो क्या दिख रहा है, E1 और E2 का परिमाण तो समान है, लेकिन घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में कैसे विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि E1 sin थीटा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परिमाण और दिशा में दोनों में ही कैसे हैं, एक समान है, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पर आगे लिखेंगे, अतः E1 वेक्टर तथा E2 वेक्टर का घटक वियोजन करने पर E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। अब बचे कौन से घटक, जबकि घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा परिमाण तथा दिशा में
एक समान होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। आता है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या निकलेगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहां पर आपको पता है कि E1 और E2 के परिमाण तो कैसे हैं, समान है, इसलिए आप E2 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, E1 कर देंगे। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। तो मैं अब इसको ऊपर लिख रहा हूं, देखिए E बराबर यहां पर आप लिख दोगे 2E1 cos थीटा। रीजन लिखोगे क्योंकि E1 वेक्टर का परिमाण बराबर है E2 वेक्टर के परिमाण के। अब यहां पर समीकरण 1 से E1 की वैल्यू लिख देंगे, समीकरण 1 से E बराबर 2, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, और आ जाएगा आपका cos थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर चित्र में आते हैं और चित्र में हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, AOP ले लीजिए या BOP ले लीजिए। तो चित्र से त्रिभुज AOP में, इसमें देखिए बेटा cos थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहां पर आधार बटे कर्ण निकालेंगे, cos थीटा बराबर आधार है आपके पास L और कर्ण है आपके पास अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, यहां पर इसको समीकरण नंबर 3 डाल देता हूं। आते हैं समीकरण 3 में, रखिए बेटा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को मैं Q के पास ले जाता हूं तो 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की जगह आप लिखोगे इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, इस 2 को उठा करके 2L के पास लिखना है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा Q इंटू 2L अपॉन ये दोनों टर्म पावर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अंडर रूट पावर कितना होता है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2। तो Q इंटू 2L आपके पास होता है, आप जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे हम P। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ गया आपके पास P, और यहां पर आपके पास आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहां से हम R स्क्वायर को ब्रैकेट में से बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो पावर भी साथ आएगी, तो स्क्वायर से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बाहर क्या निकला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/। अब आगे देखिए, यहां पर वही कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि L बहुत बहुत छोटा है R से, आते हैं L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है।
आपने इसको नेग्लिजिबल मान लिया, इसको खत्म कर दिया, तो क्या बचा? केवल आर क्यूब। तो आपके पास आ जाएगा ई किस पर निकाल रहे हैं? निरक्ष पर। तो यहां लिख देता हूं ई निरक्ष बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ये आपका क्या आ गया? परिमाण आ गया निरक्षीय रेखा पर। अब इसके बाद हमें निकालनी है इसकी दिशा। तो दिशा में क्या मिलेगा आपको? परिणामी विद्युत क्षेत्र किस दिशा में मिला था? जहां पर E1 और E2 दोनों थे, वहीं पर आपको क्या मिला था? विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिला था। दिशा भी उसी दिशा में होगी। तो क्या लिखेंगे? चित्र से निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इधर से किधर की ओर होती है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर की तरफ होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये आपकी किसकी दिशा हो गई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में आ रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? अर्थात माइनस पी वेक्टर की विपरीत दिशा में। तो हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? आते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप में, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे हम? इसको ऊपर लिख रहा हूं। ई वेक्टर निरक्ष बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन आर। ये आपके पास निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई द्विध्रुव के कारण। अब अगर मैं किसी भी बिंदु निकाय और द्विध्रुव की अगर मैं तुलना करूं, तो निकाय के कारण जो विद्युत द्विध्रुव होता है वह व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, जबकि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो RQ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, बिंदु या बिंदु आवेश या आवेश निकाय के कारण E व्युत्क्रमानुपाती होता है R²। जबकि द्विध्रुव के कारण, जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है E व्युत्क्रमानुपाती होता है R²। इसका मतलब क्या है कि द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तीव्रता से घटता है बजाय बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र। तो अगर मैं इसके ग्राफ से तुलना करूं, तो यहां पर दूरी ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आपका ये जो विद्युत क्षेत्र बना है ये ई आवेश का बना है, जो कि क्या होता है? R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका जो द्विध्रुव का जो आरेख बनेगा वो ज्यादा स्लोप वाला, ज्यादा ढाल वाला होगा। तो उसका जो बनेगा वो कुछ इस तरह का। तो ये वाला जो बना है वो ई द्विध्रुव का बना। ठीक है, क्लियर? अब ये तो हो गया क्या? निरक्षीय रेखा पर और अक्षीय रेखा पर हमने विद्युत द्विध्रुव निकाल लिया। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए, किसी भी परिस्थिति में ऐसा आ जाए कि जो आपका बिंदु है वह ना तो अक्षीय रेखा पर है और ना ही वो निरक्षीय रेखा पर है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा? तो मैं इसको डायरेक्टली आपको समझा रहा हूं। एक बात बेटा नोट कर लीजिए कि
निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है और अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, इन दोनों के बीच में भी एक संबंध होता है। और वो संबंध क्या है उसको भी एक पॉइंट में लिख लेते हैं कि जो ई अक्ष होता है, अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय की दुगनी होती है। क्यों? जरा हम फॉर्मूले की ओर जाएंगे तो ई निरक्ष का फॉर्मूला आपके पास आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, जबकि अक्षीय रेखा का जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो आया था ई अक्ष बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, मतलब निरक्षीय रेखा का दुगुना होता है। इसलिए संबंध क्या बना आपका, ई अक्ष बराबर 2 इंटू ई निरक्ष। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर ये पॉइंट आ जाए कहीं पर भी कि बिंदु आपका कहां पर है, आर कोमा थीटा पर, बिंदु कहां है, दूरी है आर और द्विध्रुव से कोण बना रहा है कोई, वो थीटा कोण बना रहा है। तो उस स्थिति में बिंदु आर कोमा थीटा पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसको समझिए बेटा, डायरेक्ट समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये आपका एक द्विध्रुव, ये आपके अक्षीय रेखा हो गई माइनस क्यू और ये आपके पास प्लस क्यू, ये हो गया इनका मूल बिंदु ओ, इसको डिनोट कर देते हैं ए, और ये आपका हो गया बिंदु बी। अब आपका जो बिंदु है पी वो ना तो अक्षीय रेखा पर है और ना ही वो निरक्षीय रेखा पर है, वो किसी कोण पर है। तो मान लेते हैं आपका जो बिंदु पी है वो अक्षीय रेखा से थीटा कोण बनाना, ये जो बिंदु पी है वो अक्षीय रेखा से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। और ये दूरी कितनी है, दूरी तो इसकी मान लेते हैं आर दूरी। तो आर कॉमा थीटा पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि विद्युत विद्युत आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में, इस द्विध्रुव आघूर्ण का घटक वियोजन करेंगे। दिशा किधर की तरफ आ रही है, ए से बी की ओर आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका घटक वियोजन करते हैं। तो यहां पर घटक वियोजन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा पी कॉस थीटा और इसके लंबवत ये रेखा हो जाएगी आपके पास पी साइन थीटा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसका एक घटक बनाएंगे E1 बराबर। अब यहां पर जो ये P cos थीटा है, आपके पास जो अक्षीय बिंदु आया था उसमें लिख रहा था 2p अपॉन आर क्यू। तो P की जगह हमको क्या घटक क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, P cos थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने घटक वियोजन किसका किया है, इस द्विध्रुव आघूर्ण का किया। ठीक है, तो हम इसको अगर आप नोट करेंगे तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अक्ष का 2p। अब p की जगह अपने को क्या लिखना है, p cos थीटा अपॉन दूरी कितनी है अपने पास r। इसके बाद अगर निरक्ष पर निकालना चाहें तो निरक्ष पर क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला था p, लेकिन p की जगह निरक्ष पर बिंदु कौन सा आ रहा है, घटक कौन सा आ रहा है, p साइन थीटा आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, p साइन थीटा अपॉन बिंदु P पर परिमाण निकालना है। तो बिंदु P पर परिमाण क्या निकलेगा, परिमाण देखिए, निरक्षीय रेखा और अक्षीय रेखा परस्पर लंबवत होती है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, E बराबर √E अक्ष का स्क्वायर प्लस E निरक्ष का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट थोड़ा नीचे गया, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं,
यहां पर लिख देते हैं E बराबर अंडर रूट 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लीजिए। यहां से कॉमन निकल के आ रहा है आपका p अपॉन 4πε0 आर क्यू इन ब्रैकेट आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप 4 cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लेते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास आ गया E बराबर P अपॉन 4πε0 आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आ गया द्विध्रुव के कारण। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अक्षय रेखा पर फॉर्मूला करेक्ट आता है जो हम जानते हैं, निरक्षीय रेखा पर फॉर्मूला आता है। देखिए अब लिखते हैं इसमें केस फर्स्ट। यदि थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, यानी ये बी बिंदु कहां पर है अक्षय रेखा। अगर ये इधर से उठ करके यहां आ जाए तो ये अक्षय रेखा से कितना कोण बनाएगा 0 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, अक्षय बिंदु पर आएगा ई एक्स बराबर पी अपॉन 4πε0 आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 3 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो 2p अपॉन 4πε0 आ गया आपका। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/4πε0 2p अपॉन आर। ऐसे केस सेकंड लगाते हैं। केस सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर ये बिंदु उठ करके यहां आ जाता इस जगह, तो ये अक्षय रेखा से कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है निरक्षीय रेखा होती है। तो यहां पर आपके पास लगोगे ई निरक्ष निकलेगा बराबर p अपॉन 4πε0 आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो आपके पास केवल और केवल अंडर रूट में क्या बचा 1 का अंडर रूट 1, तो क्या आएगा p अपॉन 4πε0 आर क्यू, जो कि ई निरक्ष का फॉर्मूला है। मतलब ये जो मैंने लिखा है वो सभी कोणों के लिए सत्य है। तो ई निरक्ष बराबर आपके पास आ गया 1/4πε0 p अपॉन आर। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर के समाप्ति के बाद में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स समझाऊंगा और फिर आपको एक क्वेश्चन पेपर दूंगा जिसको आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस जो आज मैंने आपको वीडियो बताया है इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसको समझिए, समझ करके आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप अपनी किताब में से अब तक जो मैंने कराया है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम आती है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।